Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. And what a day it is. What a day it is वैसे. What a day it is हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी, कराची आएगी। आपको पता है एक एक्सटेंसिव सीरीज़ है हमारे T20 मैचेस की विद इंग्लैंड, जिसमें से 7 T20 मैचेस कराची में होने हैं, 3 होने हैं लाहौर में। कराची वालों, मेरे भाइयों और बहनों, ज़रा टिकट खरीद लें, अगर नहीं खरीदे तो ज़रा। लाहौर वाले हमेशा हमसे, पता है आपको, बाजी ले जाते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई कराची में तो स्टेडियम भरा नहीं होता यार, कोई एक आध मैच तो पूरा स्टेडियम भर देना, नेशनल स्टेडियम भी भरा। मेरा ख्याल है कि नाउ वी विल सी अ चेंज एज वेल, बिकॉज हम सारों ने ज़रा मेरा ख्याल है कि हिम्मत करके वी हैव टू मेक श्योर दैट द परफॉर्मेंस इज़ गुड। आपको पता ही है कि एशिया कप में बिल्कुल जीते जीते हम एंड में रह गए, तो लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन अगेन। हाँ, बहुत सी बातें हो रही हैं टीम के अनाउंसमेंट से मुताल्लिक भी, उस पर हम एक्सटेंसिवली आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो इशूज़ हैं और प्राइमरी इशू, मुल्क में आपको टेलीविज़न पे सारा दिन जितनी सियासी बातें नज़र आ जाएं, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। बाय द वे, हम यहाँ पे कैटेगोरिकली प्रोग्राम के आगाज़ में ही जो मजहबी मनाफरत फैलाने की लीडरान एक दूसरे के खिलाफ कोशिश करते हैं, या फिर इस्लामी टच या फिर गैर इस्लामी टच देने की कोशिश की जाती है, वो पहले भी काबिल मजम्मत था जब इमरान खान साहब करते हैं, आपको पता है, और जब PMLN के रहनुमाओं ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी मुनासिब नहीं है, इंतहाई काबिल मजम्मत। और अब और इतनी आफात मुल्क में आ चुकी हैं, इतना कुछ हो रहा है, मतलब और टेंशन की ज़रूरत है कि इसको भी बीच में डाल दो। तो ये सोच जो है, ये लिटरली, वैसे तो अगर अवामी लोग अवाम में कुछ कर रहे हो तो उनको चुप कराना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जब लीडर ही ये कर रहे हो तो इंसान आगे क्या करे? तो लिहाजा हम उनको ये इम्प्लोर ही कर सकते हैं, एक सजेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी और इल्तिजा भी कर सकते हैं कि इस बात में ना घुसिएगा प्लीज, ये ना करें। अवाम अगर मॉब मेंटेलिटी में आके, इश्तियाल में आके कुछ करती है, तो मतलब फिर हम किस नहज पे जाएंगे, किस हद पे आके हम रुकेंगे? ये वो मामला है जिसकी कोई हद नहीं है, इसलिए इस मामले को शुरू ना करें और ये आग ना भड़काएं। अच्छा जी, हमने बात करनी है सैलाब मुतासरीन की। सबसे पहले बलोचिस्तान के साथ साथ सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है। सिंध में ऑल्दो बहुत से मकामात पे पानी कम होना शुरू हुआ है, बहुत से मकामात पे अभी भी पानी नहीं कम होना शुरू हुआ, लेकिन मुश्किलात हैं। आई वाज टेलिंग यू येस्टरडे कि गाँव से हमारा एक गार्ड आया गली का, और वो बता रहा था कि अब्दुल्ला भाई, जानवर जब सुबह उठ के हम देखते हैं तो जानवरों के जिस्मों से खून रिस रहा होता है, इतना मच्छर है। तो लिहाजा एक सैलाब तो हम समझते हैं कि एक ऑब्वियसली इतना बड़ा इशू, और क्या हुआ है हमारे साथ, वील गेट इनटू दैट। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो रही हैं, एंड ऑफ कोर्स लिंक टू ईच अदर, रिलेटेड टू वन अनदर। रिहाइश और आपको पता है खाने पीने की परेशानी एक तरफ, साथ में बीमारियों ने भी मुतासरीन को मुश्किल में डाला हुआ है, और हर तरफ नज़र आते पानी ही पानी जो है, उसके सबब मुतासरीन को अपने प्यारों की तदफीन में भी मुश्किलात का सामना है। मतलब ये हर लेवल पे एक ट्रेजेडी है, एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, कैटास्ट्रफी है। और हम शायद यहाँ बैठे जब हम बात करते हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, उनसे समझते हैं, उनसे सुनते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, हम वो नहीं सोच सकते कि ये लिटरली दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो हमने देखे हैं वो मनाजिर जहाँ लोग पानी में से गुजर के अपने प्यारों की मैयतें लेकर जा रहे हैं और कोई खुश्क जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उनकी तदफीन की जा सके। इसी पे बात करेंगे कि सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन का, वो तो शायद अभी दूर है, लेकिन अभी जो बेसिक इंसानी जान बचाने वाला मामला है, खुराक की फराहमी है, मवेशी जो बच गए हैं उन्हें बचाना है, बीमारियों से बचाना है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। फिर कराची की सूरत हाल तो आपके सामने ही है, डेंगू एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है, सड़कों का कोई हाल है नहीं, और हमें ज्वाइन किया है, वेरी काइंड ऑफ हिम, सईद गनी साहब को हम जब जहमत देते हैं हमें ये मसाइल बताने के लिए, इनका हल कहाँ तक पहुँचा है ये समझाने के लिए, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू गनी साहब फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। गनी साहब, क्या इंसानी अलमिया कह लें, कुदरती आफत भी है, कैटास्ट्रफी पाकिस्तान ने दहाइयों में, हम आपस में भी बात करते हैं, सबको बताते हैं कि जो टीवी पे तो बहुत कुछ चल रहा है, शाम के ज़्यादातर आपको पता है सियासी बयानबाजियाँ, अदालती कार्रवाइयाँ, यही सब कुछ होता है। इट इज़ नॉट इवन 10% जो कि आवाम को पता है जो हुआ है इस मुल्क में, मतलब जो दहाइयों में नहीं हुआ वो हो गया है। तो आप तो देख के आए हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है, क्या हाल है और किस हाल तक पहुंचा है इनकी मदद का प्रोसेस? अब्दुल्ला, अभी रिसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान में ना 3 इस किस्म के वाक़यात और हमें नज़र आते हैं। एक 2005 का ज़लज़ला है, फिर उसके बाद 2010 में सैलाब आए हैं, फिर 2011 में बारिशें हुई हैं जिससे सूबा सिंध का बहुत बड़ा इलाका मुतासर हुआ।
अच्छा, ज़लज़ला जब आपका आया तो मुल्क का एक इलाका मुतासर हुआ, पूरी कौम एक हुई, मदद की, इमदाद की, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी आई और कुछ चीज़ें हो गई। जब 10 में सैलाब आए तो सूबा सिंध का एक हिस्सा जो है वो मुतासर हुआ, फिर जब 11 में बारिशें हुई तो दूसरा हिस्सा मुतासर हुआ। तो वो पार्ट्स में हुई थी चीज़ें, तो उसको मैनेज करना रिलेटिवली जो है वो आसान था और डैमेज इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज हमें नज़र। इस मरतबा क्या हुआ है कि सूबा सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट, कराची के 7 ज़िलों को छोड़ के, कराची में कहीं के थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन हम खैर उसको अगर काउंट ना भी करें तो 23 ज़िले जो कराची के अलावा हैं वो सबके सब मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुतासर है, साउथ पंजाब मुतासर है, गिलगित बल्तिस्तान मुतासर है, बलोचिस्तान आपका पूरा मुतासर है। इतने बड़े स्केल पे कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की कुदरती आफत आई हो। एक तो हमें उसके स्केल का अंदाज़ा करना चाहिए। मुझे तो कभी भी बड़ा दुख होता है कि बाहर बैठे हुए लोग जब किसी की बातें करते हैं वो तस्वीर लगा के जी एक आटे की बोरी पे वो दिखाना शुरू कर देते हैं। ये वक्त नहीं है। देखिए, हमारी कोताहियाँ होंगी, हमारी गलतियाँ होंगी, हुकूमत नहीं कर रही होगी जितना करना चाहिए, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी का वक्त थोड़ा सा बाद में रख लें। फ़िलहाल जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। अब्दुल्ला, इस वक्त जो सूरत हाल में देख कर आया हूँ ना, मैं यहाँ जब कराची था, जब नहीं गया था तो मुझे अंदाज़ा था कि नुकसान हुआ है, बहुत हुआ है, अंदाज़ा था। लेकिन जब मैंने जाके देखा है ना तो मेरे अंदाजे से 100% शायद 1000% ज़्यादा नुकसान है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग किस हालत में पड़े हुए हैं। वहाँ या तो आपको पानी नज़र आता है या कहीं लोग नज़र आते हैं जो जगह ऊंची हैं, जो सड़कें हैं वहाँ बैठे हैं, बस उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता आपको, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक सड़क पे तो मैं जा रहा था, आगे लगा कि समंदर में आगे बिल्कुल आ गया हूँ, और वो सड़क थी पूरी समंदर में तैरी हुई थी। एक गाँव मैंने देखा, वो बीच में कुछ पक्के घर थे, कोई 25-30-40 घर होंगे, और उसके चारों तरफ इतना पानी था कि वहाँ आप जा नहीं सकते थे पैदल चल के। अब वो किस तरह से लोग रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सारी अपनी जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तनकीदें हैं, उसको एक तरफ रखें। सबको मिलके काम करना चाहिए। और मेरा तो ईमान है, देखें लोग बुरे होते हैं, ये नहीं मैं कहता कि सारे कोई फरिश्ते हैं, मुझे भी कोताहियाँ होंगी, आप पे भी होंगी, लेकिन वो सूरत हाल देख कर अगर कोई आदमी कुछ हरकत करता है ना, वो तो फिर इंसानी नहीं है। मेरा ये कहना है कि वहाँ जो आदमी काम करने जाता है ना, वो कोई बदयानती नहीं कर सकता, वो सूरत हाल देखकर नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा बेईमान आप कुछ शायद कुछ और सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सामने आपकी इतनी तबाही है कि आपका कोई और दिमाग कहीं जाना भी नहीं चाहिए। गनी साहब, आपकी बातों से लग रहा है, जब आपने भी ये सब कुछ देखा और हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत की, चले हम बात कर रहे हैं इस वक्त की, बड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी, ऑब्वियसली इसको मैनेज भी करना है। तो इसको मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स हम देखते रहते हैं, कोई इधर पहुंच गया, वहाँ 8 पहुंच गई, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी ओवरऑल बनाई गई है? बिकॉज एज यू सेड, ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। देखिए उमा, अभी इस वक्त सिर्फ सूबा सिंध में जो मैं लिख के लाया था, जो अभी तक की नंबर है कल तक की, वो 1,05,00,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हैं। 1,05,00,000, ये कम नंबर नहीं है। और जो डिस्प्लेस लोग हैं वो 68 लाख से ज़्यादा हैं। 68 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, और 2 लाख के करीब अभी तक फिगर है कि जानवर जो हैं जिनका इंतकाल हुआ है, कुछ 638 के करीब लोगों की डेथ हुई है। ये इतना बड़ा स्केल है कि कोई हुकूमत तनहा इन चीज़ों को ठीक कर ही नहीं सकती। अच्छा, अब कोई शहर अगर डूब गया है, वहाँ आपके हॉस्पिटल्स डूब गए, आपकी डिस्पेंसरीज डूब गई, आपके जितने काम करने वाले इदारे थे वो डूब गए। मुझे तो कहीं एक जगह बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरे घर में पानी खड़ा है, मेरे दफ्तर में पानी खड़ा है, मैं काम क्या करूँगा, मैं तो कहीं कोई बैठने के काबिल नहीं हूँ कहीं पर। अब इस सूरत हाल में किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अकेले काम करें। आपको याद होगा कि हम तो शहबाज गिल के वो जूस पीने पर उस पर लगे हुए थे ना, हमारा सारा मीडिया तो उसी पे चला हुआ था, क्या खाया क्या पिया। चीफ मिनिस्टर सिंध और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पहली मरतबा गए, उन्होंने अपील की कि खुदा के लिए मीडिया वहाँ जाए और जाकर देखे कि हुआ क्या है वहाँ पर। इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की, उन्होंने NGO से अपील की, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से अपील की। उसके बाद खुशी की बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमेशा होता है कि पाकिस्तान के लोगों ने, ख़ास तौर पर कराची में जो मैंने देखा, लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो एड वहाँ भेजी है। हमने ये कहा लोगों को, भाई आपको एतबार नहीं है हुकूमत के ऊपर ना, आप खुद जाएं, खुद लेकर जाएं और जाकर वहाँ तकसीम करें और जाकर हालत देखें लोगों की, और लोग गए वहाँ पर। सर, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है सिंध में गवर्नेंस के हवाले से पीपल्स पार्टी पे हुकूमत होती है। अब हम शहरों की बात तो कर नहीं रहे, हम अर्बन सेंटर्स के अलावा बाहर निकल के बात कर रहे हैं जहाँ तबाही हुई है। कोई मरबूत निज़ाम है, कोई सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम है, कोई प्लान है? क्योंकि अगर इतना हैप-हैज़र्ड तू चला गया, मैं चला गया, वो चला गया, इस तरह तो नहीं निज़ाम चलेगा। और शुरू में तो ये हो सकता था, लेकिन नॉट एनीमोर। प्लान है। देखिए PDA में रोज़ाना सुबह ये पूरी एक कम्प्रीहेंसिव इनकी रिपोर्ट जारी होती है, रोज़ाना करते हैं सुबह ये। उसमें ये अपडेट करते हैं कि जी राशन कितना चला गया, कितने लोग डेथ हुई है, कितने इंजर्ड हुए हैं, PDA में क्या कर रही है, NDA में क्या कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है।
तो कोशिश ये की गई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सेंटर पॉइंट बनाया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, और हम तो सबसे अपील कर रहे हैं अगर आप भी जाएँ तो डिप्टी कमिश्नर से ज़रा कोऑर्डिनेशन कर लें, ताकि वो आपको बताएगा एग्जैक्टली कि किस इलाके में उस डिस्ट्रिक्ट के कहाँ तक हम पहुँच पाएँ, कहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो वो आपको फिर गाइड कर देगा कि जी फलां जगह चले, खुद जाएँ, जाकर उनको जो भी चीज़ें आपने देनी है देकर आ जाएँ। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है ना, वो तो पानी को निकालने का है। अब जो आपने कहा कि कोई मरबूत निज़ाम, अब मरबूत निज़ाम इस पानी से बचने का तो कोई नहीं होता। देखें, आप कहीं प्लानिंग कर लेना, उसकी कोई ना कोई हद होती है कि जी इस हद तक हम पानी निकालने का रास्ता बना देंगे। लेकिन अगर वो पानी उससे ज़्यादा आ जाए, अब 1100 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाए कुछ इलाकों में, तो आप क्या कर सकते हैं? चलें 1100 के लिए मैं कहता हूँ फॉर द सेक ऑफ ताकुन हम कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं, अगले साल 2000 हो जाती है, अब क्या करेंगे? ये सूरत रहेगी आपकी। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सदियों में होती हैं, उसके लिए आप इंतज़ाम नहीं कर सकते कि हम इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन अभी तो लोगों को बचाने का इंतज़ाम करना है ना, उस इंतज़ाम की अभी अब्दुल्ला फ़िलहाल तो दरिया सिंध में पानी कम होना शुरू हुआ है, मंछर पे पानी कम होना दरिया ने पानी लेना शुरू कर दिया है, हो गया शुरू। अब ये पानी जब यहाँ से, ये भी महीनों का प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो पानी मुख्तलिफ इलाकों आबादियों में ठहर गया है, वो सारा पानी इस तरह खुद से नहीं जाएगा दरिया में। अब उस पानी को लोग कहते हैं निकालने, भाई निकालने के लिए आपको जगह चाहिए ना, उसका डिस्पोजल कहीं होगा तो पानी को निकालेंगे। इस वक्त वो जगह कहीं नहीं है। तो ये जब समंदर में दरिया में पानी जाना शुरू हो जाएगा, कुछ जगह बनेगी, तो उसके बाद कहीं जाकर पानी कहीं ना कहीं से डिस्पोज ऑफ होगा। उसके बाद ज़ाहिर है कि लोग अपनी ज़मीनों पे जाएंगे, उनके घर टूट गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं। उन घरों को बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, फेडरल गवर्नमेंट करे, मुख्तलिफ फलाई इदारे हैं वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि शायद कई महीनों पर, हो सकता है कि अल्लाह न करे कि इतना वक्त लगे, शायद कई सालों पर मुहीद एक मरला होगा जिससे कराची की सूरत हाल पे आप बात करें। बिल्कुल, कराची की सूरत हाल पे भी आ रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शन ही है साथ। एक चीज़ जो की जा सकती थी, एक तो चलें बारिशें हुई, सैलाब आ गया, आधा मुल्क जो है वो डूब गया, बिगर सिटीज़ में कराची में भी आ जाएं, उसके बाद की जो चीज़ें हैं जैसे डेंगू है, जैसे मच्छर है, मतलब ये चीज़ें तो शायद कंट्रोलेबल थी। अगर हम इंटीरियर सिंध में ना भी जाएं जहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं, अगर हम लिटरली एक बेस पॉइंट एग्जांपल के तौर पे कराची ही ले लें, तो यहाँ भी कोई उसके लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया गया। जहाँ इतनी बारिशें हों, यहाँ भी तबाही हुई, चलें सिर्फ कराची की अगर हम बात कर लें, तो आफ्टर माथ के लिए तो हमें शायद कुछ करना चाहिए था ना। जैसे उसके बाद जिल्द की बीमारियां, मच्छर, डेंगू जो है कि ऑलमोस्ट एक पेंडेमिक बनता जा रहा है, प्रीएम्प्टिवली कुछ कर लेते हमें, मतलब हमारी फोरसाइट तो होनी चाहिए थी ना कि जब ये होता है तो फिर आगे ये चीज़ नेक्स्ट होती है। क्योंकि मैं सच्ची बात है, बहुत मेरी एक्सपर्टीज़ या इंफॉर्मेशन इस पर नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन ये अब पूरे पाकिस्तान में ये जो महीने आते हैं सर्दियों से पहले के, उसमें बदकिस्मती से ये डेंगू का इशू रहता है। और पिछले सालों के अगर डेटा उठाकर देखें तो बहुत हाई नंबर्स जो हैं आपको मिलेंगे, पंजाब में भी, सिंध में भी, केपी में भी, हर जगह ही होता है। लेकिन इस मरतबा चूँकि ये बारिशें कराची में भी बहुत हुई, बिल्कुल लगातार तकरीबन 2 महीने तक जो है बारिशें होती रहीं, और ये आपको पता है कि ये साफ़ पानी जहाँ जमा हो जाए, सड़क पर अगर बारिश का पानी भी जमा हो जाता है तो उसमें भी ये मच्छर जो है वो हो जाता है, फिर घरों में भी हो जाता है। तो अब कोशिशें यकीनन की गई हैं, लेकिन चूँकि वबा की सूरत में आ गई है, लोग मुतासिर इससे हो रहे हैं, उस पैमाने पर शायद मुमकिन भी नहीं था कि बिल्कुल उसको ज़ीरो कर देते। लेकिन अब जो है वो शायद इसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है चीज़ों को करने की। मैं कल देख रहा था कि खबर आ रही थी कि जी सिर्फ वो 30 गाड़ियाँ कहीं हैं और वो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो ये जिम्मेदारी होती है ना बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होती है स्प्रे करने की, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर हम कराची की बात करें तो ये KMC की जिम्मेदारी है कि वो ये करें। लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ गई ना तो फिर जो DMCs हैं उन्होंने खुद ही प्रोक्योर करना शुरू कर दी मशीनें जिससे ये स्प्रे करते हैं। तो मुख्तलिफ DMCs के पास भी ये मशीनें हैं जो 30 के अलावा हैं। ये 30 तो वो गाड़ियां हैं बड़ी जिसके अंदर ये जाकर स्प्रे करते हैं। सर ये कुछ हाल हम यहाँ भी दिखा रहे हैं नहीं आपको। वो तो यकीनन ज़ाहिर पुरानी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन 30 मेरा ख्याल है अभी हैं जो 15 लीटर पेट्रोल मिलता है गाड़ी को रोजाना स्प्रे करने के लिए। मेरा ख्याल है कि शहर में 15 लीटर पेट्रोल काफ़ी होता है गाड़ी के लिए। अगर ये गाड़ी की कंजम्पशन जो आप देखें तो उसके हिसाब से वो पूरे दिन में आराम से कवर कर सकते हैं, कोई इतना कम नहीं है। लेकिन इशू पेट्रोल से ज़्यादा जो है वो तादाद है इस वक्त पूरे शहर में फैला है। ये तो 30 आपने बताई, लेकिन जो मेरी मालूमात है कोई 55-60 जो हैं वो DMCs के पास भी हैं मशीनें जिससे ये स्प्रे करते हैं। और अभी अगर वो मज़ीद प्रोक्योर करने जा रहे हैं तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। एक तो था जब जाके और ख़रीद लें कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आई डोंट नो क्या तरीक़ेकार क्या सिस्टम होता है, उसमें चली जाती हैं चीज़ें। तो इस वक्त तकरीबन कोई 80-90 के करीब मशीनें ऐसी हैं कराची में जो स्प्रे करती हैं। मैंने एक बात आपकी नॉलेज में वैसे सर, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में वो सारी इस वक्त काम कर रही हैं? जी वो काम कर रही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो काम कर रही है।
और उसमें वो भी हैं जो मोटरसाइकिल पर रखकर गलियों में भी जा सकती हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी गलियों में नहीं जाती, तो वो गलियों में भी स्प्रे कर लेते हैं। लेकिन डेंगू को ख़त्म करने का एक ही तरीका नहीं है कि सिर्फ स्प्रे करने में ख़त्म हो जाए। इसके लिए जो ठहरा हुआ पानी होता है उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, कहीं कहीं शायद कोई चीज़ नहीं होती तो केरोसिन जो है वो नालों के अंदर डाला जाता है, उससे और वो जगह जगह अभी भी हमें नजर आता है, चाहे महंगे तरीन इलाके हों या नॉट सो महंगे तरीन इलाके हों, जगह जगह पानी वो ठहरा हुआ अभी भी सड़कों पे मौजूद है। एक तो जो ठीक है डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा लोगों को भी अगर करना चाहिए कि उन्हें किस तरह से इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए कि पानी कहीं ठहरा हुआ है तो उसका ख्याल सर वो तो आपको पता है जियो पे सारा दिन कैंपेन चल रही है, सारा दिन हम यहाँ पे आके लेक्चर देते हैं। अब इसके अलावा आपको पता ही है शहर पूरा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, उखड़ के लिटरली बाहर आ गया। हर सड़क पे 1.5-2-5 फुट के फासले पे एक गड्ढा है जिसमें आपने फंसना होता है। आपकी अगर हड्डी खुदा न खास्ता कोई डैमेज है तो आपको तकलीफ उठेगी, फिर आप आगे जाएंगे। अगले साल फिर बारिशें अगर होती हैं साथ फिर बारिशें, ये पैच वर्क भी हो जाएगा होपफुली, अगले साल फिर बारिशें होंगी, फिर ये सारा उखड़ जाएगा। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की भी तो हो जिन्होंने अभी नई सड़कें या नए अंडरपासेस बनाए थे। तो भाई क्या लगाया था कि एक बारिश के बाद सब उखड़ गया। और जब अब जो रिपेयर वगैरह करेंगे, जो दोबारा से बनाएंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज़ हम पास्ट में देख चुके हैं। इसकी होनी चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि जिस कैबिनेट मीटिंग में ये फंड्स अप्रूव हुए थे कराची की सड़कों की रिहेबिलिटेशन के लिए, उसमें ये बात सामने आई थी। मैंने भी और कई और जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने भी कही थी कि इसकी क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिशें इम्कान ये कि शायद ये मज़ीद कराची में होती रहेंगी इस तरह से। तो जो भी काम करें, चाहे रिहेबिलिटेशन का हो या जो सड़कें बनाने का होता है, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो बारिशों को जो है बर्दाश्त कर सके। और ये नुकसान, और ये मतलब मल्टीपल आपके वो लॉसेस हैं ना, एक मरतबा बनाते हैं फिर बनाते हैं फिर बनाते हैं फिर बनाते हैं और लोगों को तकलीफ़ अलग होती है। लेकिन एक और चीज़ इसमें भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो एक तो बारिश का पानी होता है ना जी, एक सीवरेज का पानी निकलता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है बारिश के पानी से ज़्यादा। अब बारिशों में आमतौर पर हमने देखा है, इसमें मैं लोगों को भी कसूर नहीं देता हूँ, ज़ाहिर है कि उनको पानी निकालना होता है, कि जब बारिश होती है सड़क पे तो वो सीवरेज के जो मैनुअल कवर हटा देते हैं। जब सर लोग का क्या इंतजामिया उठाती है, सीबीसी के आप सारे मैनुअल जो भी करते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है कि वो बारिश के पानी के साथ साथ मट्टी कचरा वो सारा जो है वो सीवरेज लाइनों में जाता है, और बारिश का पानी तो चला जाता है आपका, लेकिन वो सीवरेज लाइनें आपकी चौक हो जाती है, फिर वो ओवरफ्लो करती है, और फिर वो कई दिनों तक जो सीवरेज का पानी सड़कों पर रहता है वो ज़्यादा तबाह करता है सड़कों को। अब ये मल्टीपल हो जाते हैं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा। अब उससे ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा कि हम हर सड़क के ऊपर कोई ड्रेन दें, जो अभी तक शायद बहुत मुश्किल होगा। जो नई सड़कें बन रही हैं उस पर तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पुरानी सड़कें ऐसी हैं जिसके ऊपर ड्रेन नहीं है, आपका जो बरसाती ड्रेन है। अच्छा, अगर कहीं बनाया हुआ भी है तो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर भी सीवरेज लाइन डाल देते हैं, और वो भी आपकी जो बरसात की ड्रेन होती है वो सीवरेज लाइन बन जाती है। अब ये इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको सीधा करने के लिए शायद एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा ये हम जो प्लान करते हैं उसको पर्सनली तो सीवरेज लाइन वगैरह नहीं डाल सकते, मतलब कोई तो एनओसी, कोई तो सिटी इंतजामिया, या फिर लोग लिटरली अपनी उस पे, तो फिर तो आपको एक्शन मजीद लेना चाहिए। लोग भी डालते हैं, ज़ाहिर के महकमे भी करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इतनी आसानी से कि मैं करना चाहूँ ठीक हो जाए तो आसानी होगी। सबको मिल के लोग भी एहतियात करें कि ना करें, इदारे भी ज़ाहिर है कि अगर कहीं को सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम है तो प्रॉपर सीवरेज लाइन डालें, वो जो बरसाती नाले उसके अंदर उसको ना डालें। सर अब बल्दियाती इलेक्शन की एक नई डेट आ गई है, होपफुली हो जाएं। मतलब पहले तो सर्टनली बारिश का जेन्युइन एक कंसर्न था, बारिशें हुई भी जो डेट्स भी थी, लेकिन अब होपफुली हो जाएं उन तारीखों पे। 23 अक्टूबर क्या उम्मीद है? मतलब बारिशों ने भी तबाही मचाई, महंगाई का एक अलग इफरीत है जो लोगों की जान अजाब में किए हुए हैं, और आप लोग सर्टनली कोलेशन में हैं वफाक एज़ वेल, एक PDM की हुकूमत है। मतलब आवाम गमो गुस्सा निकालेंगे फिर अपना इलेक्शन में मोस्ट लाइकली से? अब ये तो आवाम के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ख्याल इंतज़ार कर लें, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त तो सच्ची बात है, इलेक्शन पहले हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन चलें बरसात ऐसी थी कि नहीं हो सके। लेकिन हमारी तो पूरी तवज्जो उस वक्त जो सैलाब के मुतासरीन है और जो सूरत हाल वहाँ है उस पर है। कराची में डेफिनेटली हमारे कैंडिडेट्स हैं, पहले कभी नहीं हुए, इस मतलब हर जगह हमारे कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने कोशिश भी की है, मेहनत भी की है, और मैं कराची का सदर भी हूँ पार्टी का, तो मुझे उम्मीद है कि रिज़ल्ट पहले से बेहतर होगा। लेकिन जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अब वो फैसला ज़ाहिर है कि लोगों ने करना है कि वो आप कराची के पार्टी के सदर हैं तो आपका कराची में ज़ाती इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। मतलब अब ये रिहैबिलिटेशन ऑफ कराची रोड्स जो काम शुरू होगा, अब आपकी डायरेक्ट जिम्मेदारी तो नहीं है, बट पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत होते हुए और कराची का सदर होते हुए, नहीं मैं हुकूमत हूँ, हाँ, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत होते हुए और आप पार्टी के सदर होते हुए, आप ये मेक श्योर करेंगे कि इस मरतबा जो काम हो वो ठीक हो?
देखिए, मैं हमेशा कोशिश की है जहाँ मेरी पहुँच होती है, जहाँ मैं देख सकता हूँ। ज़ाहिर इतना बड़ा शहर हर जगह तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ मैंने खुद खड़े होके बंदे खड़े करके काम करवाया है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो चीज़ें बहुत ठीक हुई है। लेकिन ज़ाहिर है कि हर जगह किसी को, मैं भी कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन किसी न किसी तरह से किसी से मदद ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा गनी साहब, लेकिन अभी जो आपने अल्फाज यूज़ की ना, जहाँ मेरी पहुँच होती है, अब जब आपकी तरफ देखते हैं कराची के अवाम, नहीं तो वो नहीं, पहुँच से मुराद ये कि जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ। यस, बट विद द सेम, इतना बड़ा शहर है ज़ाहिर है कि ये तो मुमकिन नहीं कि हर सड़क पे खड़ा हो जाए, जाके गली पे खड़ा हो जाए। बेशक, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप ही से हो, क्योंकि यू आर द फेस। कराची में मेरा इंटरेस्ट शायद बहुत से ज़्यादा है। मैं इंडिजिनस कराची आई हूँ, इसीलिए तो हम आपको exactly कराची के मसाइल पे बात exactly करने के लिए ज़हमत भी हमारी देते हैं। फैमिली सदियों से ही आबाद है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी, कराची का दर्द किसी को भी होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं होगा, आपको नहीं होगा, सबको आना चाहिए, यहाँ रहता है। लेकिन मुझे भी शायद उतना होगा, आपसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम से भी नहीं, कम नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और जो चीज़ें आपने कही हैं उसको सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट में, जिस मैंने आपको बताया, पे इस पे अपनी तशवीश का इज़हार किया था कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर कोई एक दो लोग करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो हम उसकी ज़िम्मेदारी क्यों लें? लोग बुरा भला हमें कहते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानते, किसी इंजीनियर को नहीं जानते। लेकिन इसके भी बहुत से मसाइल हैं जो उसमें भी हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस है उसमें भी बड़े मसले आते हैं, तो उसको कैसे फेयर बनाया जा सकता है? अच्छा, क्विकली सर, सर्टनली आप सीनियर सियासतदान हैं, कराची के पीपल्स पार्टी के सदर हैं। इमरान खान साहब भी बड़ा टाइम तो नहीं देते कराची को, लेकिन कराची एक तरफा मोहब्बत का उनसे इजहार करता रहता है। आपको पता ही, हम हमेशा ये कहते हैं कि कराची का वन साइडेड लव अफेयर है इमरान खान के साथ। अब जिस तरह सियासत तब्दील हो रही है, या कल से हमने देखा कि कुछ इस मजहबी टच डालने की कोशिश की जा रही है। कल PMLN की जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी। क्या कहेंगे? मतलब ये सिलसिला अब से तो नहीं, पहले से चल रहा है। इमरान खान साहब भी इस्लामी टच डालते रहते हैं, अब ये लोग भी कर रहे हैं। टिट फॉर टैट, ये तो कहते हैं कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे। हमें अजीब लगता है इस्लामी टच। हाँ, सो कासिम सूरी साहब की ये टर्म है ना, ये मुनासिब है रिवायत? अब देखिए, पहला तो मैं इससे इतफाक़ नहीं करता कि कराची ने कोई एक तरफा प्यार किया इमरान से। वो जिस तरह का प्यार था वो ज़बरदस्ती का प्यार था। वो इलेक्शंस मैंने लड़े भी हैं और मैंने देखे भी हैं। मैंने किस तरह अपनी सीट जीती थी, किस तरह अपने आपको बचाया था, वो मुझे पता है। तो ये इलेक्शंस जो हुए थे वो मेरे ख्याल फेयर नहीं थे। तो ये कहना कि कराची ने इमरान को वोट दिया मुनासिब नहीं है। जो दूसरी बात आपने कही, देखिए, इमरान खान जिस तरह से मज़हब का इस्तेमाल करता है उस पर तनकीद तो की जा सकती है, मैं भी करता हूँ। लेकिन जो बातें कल कही थी PMLN के एक वज़ीर ने, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। हमारे मुआशरे में पहले ही हम इन चीज़ों की बहुत सज़ा भुगत चुके हैं, हमने बहुत तकलीफ़ें उठाई इस बिना पर। अगर इमरान खान गलत कर रहा है तो उसकी गलती को एक्सपोज करने का तो खैर हमें हक़ है, हमें करना भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। लेकिन हमें उसके ग्राउंड पर, उसकी विकेट पर जाकर उस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह वो खेलता है। तो ये जो इस्लामी टच है ना, ये मैं बता दूँ, सूरी साहब की टर्म नहीं है। इन्होंने जो PR फर्म्स हायर की हुई है ना, वो उनको बताती हैं कि किस वक्त क्या कहना है। रियासत मदीना का नाम भी उन्होंने दिया था, नबी करीम के हवाले देने का भी उन्होंने कहा है, क्योंकि हमारे लोग मज़हब के मामले में ज़्यादा शायद कुछ सीरियस हो जाते हैं। तो वही इस्लामी टच जो है कहीं और से आया हुआ है और पाकिस्तान से भी नहीं है, बाय द वे। ऑलराइट, वो PR फर्म्स पे भी हम तफसील से किसी दिन बहस कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई वो अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द काउंटर पार्ट्स हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनकी सारी पार्टी तो करती है ये सारे काम, आपको पता ही है। थैंक यू सईद गनी साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू गनी साहब। कुछ अर्से बाद हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, जब कराची की ज़रा हम रिपेयर वेयर एंड टेयर के बाद देखेंगे तो हम पूछेंगे कि कितना कहाँ तक काम पहुँचा। और सैलाब मुतासरीन की रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस भी जारी है, और उसमें जो प्रोग्रेस होगी उस पर भी हम नज़र रखेंगे। और उसमें प्रोग्रेस ऑब्वियसली गनी साहब से तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन वो लिटरली एवरीबडी नीड्स टू पुट इन देयर बिट। तो लिहाजा अभी भी हम यही कहेंगे कि इफ़ यू कैन डोनेट इन काइंड, इन कैश, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी पसंद की हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, ये करते रहें। बिकॉज अली साहब से भी अभी ये बात हुई है, हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि डेवस्टेशन का लेवल क्या है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब डेंगू की सूरत हाल पे हमने पहले भी बात की है। डेंगू मच्छरों ने कराची पर यलगार की हुई है। शहर में बाकायदा डेंगू बुखार वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए, निजी सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म
ख़त्म होने लगी है, कई मरीज़ो61 को वापस भेजा जा रहा है, कई लोग घरों पर ज़ेरे इलाज हैं, वो ड्रिप वगैरह लगती है कोई। कराची में डेंगू से अब तक 9 मौत हुई हैं। शहर में 24 घंटे में मजीद 161 डेंगू के मरीज़ सामने आए हैं। शहर में हमसे बात कर रहे हैं 161, 30% कल तक की बात है कि इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा 48 मरीज़ ज़िला वस्ती में रिपोर्ट हुए हैं और मार्केट से बुखार की दवा गायब है। वज़ीर आला सिंध कराची में डेंगू की सूरत हाल पर क्या कहते हैं, सुन लीजिए। डेंगू के लिए स्प्रेस के लिए हमने KMC को कहा हुआ है और वो रिपोर्ट उसकी रोज़ाना देते हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कह दूंगा, KMC भी कह दूंगा कि प्रॉपर ब्रीफ करें कि क्या स्टेप्स रोज़ाना ली जा रहे हैं। अस्पतालों की पोजीशन जैसे हमने कोविड में किया था उस तरीके से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कहूँगा कि डेंगू के लिए वही इंतजाम करें कि अस्पतालों का बना लें। अगर कुछ एडिशनल उनको स्पेस क्रिएट करनी हुई फॉर डेंगू पेशेंट्स तो वो कर लें ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से मच्छरों के खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा कोई इक़दाम नज़र आ नहीं रहे हैं। कराची की 246 यूनियन यूसीज़ में सिर्फ हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 30 स्प्रे गाड़ियाँ हैं। सईद गनी साहब कह रहे थे कि 32, 30, 35 जो हैं वो DMCs के पास हैं, इसके अलावा भी हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि जनाब 90 तक हैं। खैर हम अपने आज़ाद ज़राए से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कहेंगे कि उनके इस दावे की तस्दीक भी करें। अब इतने बड़े शहर में क्या ये 60 अफराद का अमला जो इन 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल है हमारी इत्तलात के मुताबिक काफ़ी है इस वबा से निपटने के लिए? जहाँ तक रहा जनरल नॉलेज फैलाने का या आगाही मुहिम का सवाल, तो वो तो जियो न्यूज़ और बाकी TV चैनल्स और पर्टिकुलरली जियो न्यूज़ इसमें लीड कर रहा है। हम कर ही रहे हैं, हम यहाँ पे भी शहरियों को बताते रहते हैं कि किस तरह से बात तो हम वी माइट बी यू माइट थिंक कि ये कराची स्पेसिफिक बात हो रही है, लेकिन बात हम डेंगू की कर रहे हैं और डेंगू जो है इस वक्त एक्चुअली एक थ्रेट बना हुआ है ऑल ओवर, जहाँ पानी खड़ा है। लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शोभा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप हमेशा हमें बहुत मदद करती हैं समझने में जब इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो कलेक्टिवली बनी हो। इस सबसे पहले तो ये बात बता दें क्योंकि एक खौफ सा आ जाता है जब इंसान सुनता है कि किसी को बुखार चढ़ जाए या किसी के बारे में सुने जी उनको बड़ा बुखार है और उन्होंने टेस्ट कराया तो डेंगू है। व्हाट डज डेंगू एक्चुअली मीन? बहुत से लोग जो है वो बिल्कुल सेहतियाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी हम बात के बारे में भी हम सुनते हैं। So dengue is a viral illness. ये एक ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ वायरसेस है जिसे हम कहते हैं वायरल हेमरेजिक फीवर। सो डेंगू एक किस्म का इन्फेक्शन है जो कि मच्छर जो एडीज मस्कीटो है उसके काटने से होता है। तो जब भी जहाँ भी पानी जमा होता है या पोस्ट रेन्स, अक्सर हम ऐसी सिचुएशंस देखते हैं कि जिसमें लोग फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, सिवियर बॉडी एक्स होते हैं और उनके खून के सफेद कलिए जिनके हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ये अमूमन क्योंकि ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, तो यूजुअली हम इनका आउटब्रेक्स देखते हैं जब पाकिस्तान में हम तब आउटब्रेक्स देखते हैं पोस्ट मानसून, जब पानी जमा होता है, मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ जाती है, मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये इस फीवर की अलामत हम देखते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर शोभा जी, पाकिस्तान में ये आउटब्रेक हुआ है। ये आउटब्रेक आया और पहली दफा नहीं आया, सर्टनली पहले भी आया है। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, नॉलेज हमें दीजिए कि कितनी तरह के डेंगू फीवर्स होते हैं। मतलब बाज़ लोगों को बुखार नहीं होता, सिर्फ बॉडी एक्स हैं, जोड़ों में दर्द है और प्लेटलेट्स की तादाद कुछ कम हुई हुई है, मतलब बॉर्डर लाइन पे पहुंची हुई है। बाज़ लोगों को बुखार होता है, फिर बाज़ के जिस्म पे रैशेस पड़ जाते हैं। सो इसमें भी क्या वेरिएशन है इस वायरस जिस तरह से सिर्फ सिम्टम प्रेजेंट करता है, या डेंगू की अपनी भी इकसाम है जो मुख्तलिफ हो रही हैं यहाँ पे लोगों को? ठीक है, डेंगू की वैसे तो 4 इकसाम है और हर साल जिसको एक इकसाम डेंगू की एक किस्म से इन्फेक्शन हो उसको अगली दफ़ा दूसरी किस्म से होगा तो वो ज़्यादा सीवियर होगा। लेकिन डेंगू की अगर हम प्रेजेंटेशन करें तो एक होता है डेंगू फीवर, फिर होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, फिर होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। 95% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको डेंगू इफेक्ट करता है वो डेंगू फीवर होता है। वो लोग खुद ब खुद रिकवर कर जाते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्लेटलेट जरूर कम होते हैं लेकिन उन लोगों को ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए उस पर कोई ट्रांसफ्यूजन की भी अलामत नहीं है। 5% पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट करते हैं जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जो पानी है वो आपकी खून की नालियों से निकल के जिस्म के दूसरे एरियाज में हो जाता है, जैसे फेफड़ों में चला जाता है, पेट में भर जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, जब आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है। 1% लोगों को ब्लीडिंग होती है डिफरेंट बॉडी साइड से,
जिसमें आपका फिर ब्लड प्रेशर भी कम होता है, लेकिन आपको नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, पेट से खून आ सकता है। वो होता है सिर्फ 1%। सो मैंने पहले भी बताया कि 98% डेंगी के लोगों जो जिनको डेंगी होता है, दे आर ओके, दे आर फाइन, दे डू नॉट। अच्छा डॉक्टर शोभा, ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली मौसम भी ऐसा है, बहुत से अदर देयर कैन बी मेनी रीजंस कि इंसान बीमार हो जाए, बुखार वगैरह हो जाए। एट व्हाट पॉइंट शुड वन गेट देमसेल्व्स टेस्टेड फॉर डेंगी? क्योंकि बहुत से लोग तो कहते हैं नहीं जी बुखार है ठीक हो जाएगा, कुछ एडवाइस करते हैं जी 3 दिन बरकरार रहेगा एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो फिर आप टेस्ट कराएं। कुछ इस खौफ से नहीं करवाते कि कहीं डेंगी ना निकल आए, तो किस पॉइंट पे टेस्ट आपको डेंगी टेस्ट कराना चाहिए? हाँ देखिए, अगर आपको फीवर है 101, 102 का फीवर है, तो बेहतर है कि इस मौसम में आप अपना टेस्ट जिस दिन आता है उससे या विद इन 48 आवर्स, 2 से 3 दिन में आप अपना एक टेस्ट होता है CBC प्लस मलेरियल पैरासाइट प्लस डेंगी NS1 एंटीजन करा लें। डेंगी NS1 एंटीजन इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डेंगी, जो कि दूसरे से तीसरे दिन ऑफ डेंगी फीवर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम मलेरिया का आउटब्रेक भी हो रहा है, तो उससे भी हमें MP भी हमें करा लेना चाहिए कि हो सकता है ये डेंगी ना हो, मलेरिया हो। तीसरी बात, अगर 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो डेंगी NS1 नेगेटिव हो सकता है। उस सूरत हाल में आप अपने मौलिद से रुजू करें, वो क्लिनिकली भी डायग्नोज कर सकता है, या फिर एक और टेस्ट होता है डेंगी IgM, वो करवा सकते हैं। अगर वो भी पॉजिटिव है तो फिर आपको हो सकता है कि डेंगी हो। अच्छा, या बाज़ लोग कहते हैं कि 8वें दिन टेस्ट कराएं तो वो पॉजिटिव आए तो 100%, क्योंकि एट टाइम्स हमने देखा है सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार है, प्लेटलेट्स भी गिर रहे हैं, डेंगी का टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो यही मैंने कहा ना कि जो NS1 एंटीजन है वो 5 डेज तक आपकी बॉडी में पॉजिटिव रहता है, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर CBC रोज करा रहे हैं लोग जिनको हो गया है डेंगी, और फिर रोज प्लेटलेट काउंट देख देख के हल्कान हो रहे हैं और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब वो तो ब्लड प्रेशर ही लो हो रहा है वो देख देख के कि भाई प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे। तो कब CBC क्या रोज कराना चाहिए, 48 घंटों बाद कराना चाहिए प्लेटलेट देखने के लिए, कब कराएं और कब फिर अस्पताल जाएं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह मियां सबको हिफाजत में रखे। CBC में प्लेटलेट से ज्यादा जो हम चीज कंसर्न होते हैं वो होता है हेमेटोक्रिट। इसका मतलब आपका ब्लड कितना कंसंट्रेटेड है। अगर हेमेटोक्रिट HCT के एब्रीविएशन होता है या हेमेटोक्रिट, अगर कितना वो गाढ़ा हो बढ़ा है, गया इसका मतलब आपके जिस्म में पानी की कमी हो रही है और आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। लेकिन अगर सिंपल डेंगी है, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आप हाइड्रेटेड हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आप रोज CBC भी ना कराएं। अच्छा, पपीते के पत्ते ना पिए मेरा ख्याल है, क्योंकि हम तो ये बता चुके हैं लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं और पपीते के पत्ते पी पी के बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, डायरिया की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल पिए देंगे। तो आप बता दें कि क्या इसके बारे में मिथ है, कोई एविडेंस नहीं कि इट वर्क्स, इट्स अ हर्बल थिंग, इट डज नॉट हार्म, बट बहुत कड़वा होता है। लेकिन कोई भी आपके पास एविडेंस जो कहते हैं कि जो हमारी रिसर्च है, इट डजंट शो दैट जूसेस पिए और अपने आप को बस फ्लूइड से हाइड्रेटेड। 7वें से 10वें दिन ऑफ डिजीज बढ़ना ही होता है। और प्लेटलेट्स डेंगी में लो प्लेटलेट्स की वजह से ब्लीडिंग इज वेरी वेरी रेयर, सो स्ट्रेस ना करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सी हमारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो भी क्लियर की हैं, और इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है, टू मच इन्फॉर्मेशन ऑल्सो यू नो प्लेज हैवक विद योर माइंड। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगी टेस्ट की फ़ीस जो है वो 3000 रुपये से कम करके 850 रुपये कर लिया। तो लिहाजा अगर ये भी कोई किसी का कंसर्न होना कि जी इतना महंगा टेस्ट कौन कराए, वैसे टेस्ट कभी भी इतने महंगे होने नहीं चाहिए, तो अब रिलेटिवली इसमें काफ़ी कमी आ गई है। पंजाब में बाय द वे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कर दिया गया है टेस्ट, पहले भी आपको पता है मुफ्त, और जब पहली दफ़ा आउटब्रेक हुआ था 100 रुपये निजी लेबॉर्ट्रीज़ को इजाज़त थी कि वो वसूल करें इस टेस्ट के, अब 90 रुपये इजाज़त है। सो हम बाकी सूबाई हुकूमतों से भी कहेंगे, पर्टिकुलरली सिंध हुकूमत से भी कहेंगे कि आप भी ये सरकारी में तो मुफ्त करें और प्राइवेट को भी ज़रा कदगन लगाएं और मज़ीद ज़रा कम करें। हालात देखें क्या हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट इसको तो कम कर ही दिया जाए। सो कादिर पटेल साहब ज़रा देखिए इस सिलसिले में भी कुछ बड़ी एक्सटेंसिवली हमने फ्लड रिलेटेड एक्टिविटीज़ की भी बात की, और एटलीस्ट सिंध हुकूमत क्या कर रही है। सईद गानी साहब हमारे साथ थे पिछले घंटे में। अब ज़रा हम ऑन द ग्राउंड, जो कि हम हमेशा रिलाई करते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, थ्रू आवर रिपोर्टर्स हमें पता चलता है। सो वी विल मूव टू दादू, और दादू से हमें ज्वाइन करें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रियाज नरेजो। रियाज बताइएगा किधर हैं आप?
दादू ज़िले की का बात करेंगे तो ज़िले भर में 300 से ज़्यादा इमदादी कैंपों पे 60,000 से लोग रजिस्टर्ड मुतासरीन मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो कि नॉन रजिस्टर्ड मुतासरीन की है वो खुले आसमान तले सड़कों पे बंदों पे फारसी पुश्तों बैठे हुए हैं, जिनकी तादाद 5 लाख से ज़ायद है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2 रोज़ की हम बात करें तो तकरीबन 6,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें मलेरिया सरफहरिस्त है। दूसरे नंबर पर गैस्ट्रो के अमराज हैं। अस्पतालों में अंदर जाएँ तो अस्पतालों के अंदर बिस्तरों पर एक ही बिस्तरों पर 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों का इलाज हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है बच्चों के साथ दूध का है। उनको दूध की ज़रूरत है, दूध फराहम नहीं होता। शहर के अंदर दूध की शॉर्टेज हो गई है, मिल्क पैक नहीं मिल रहे। जो दूध 140 में मिल रहा था वो 760, 180, 200 में फ़रोख्त हो रहा है, और वो दूध पीने पे बच्चे मजबूर हैं, जिसमें पानी मिला हुआ है। मतलब ये जो मेडिकल इमरजेंसी हुई है ना, ये भी एक पहले एक आफत आई, उसके बाद दूसरी आई, उसके बाद तीसरी, ये सारी लिंक टू ईच अदर हैं। जहाँ वो बता रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे जो हैं जिनके इलाज साथ चल रहे हैं। ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। आप ये दादू की बात कर रहे थे, मतलब अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के मनाजिर देख के दिल दहल वो तो गया। एक हॉरर स्टोरी है। वहाँ आप एक बीमारी का इलाज कराने जाएं तो 5 शायद घर वापस साथ लेके आएं, वो हालत है। अल्लाह माफ़ करे। और अब से नहीं है ये, तो अब वीडियोज़ आ रही हैं। इट इज़ जस्ट गेटिंग वर्स। इट इज़ जस्ट गेटिंग वर्स। अभी हम जाफराबाद का रुख करेंगे और जाहिद बलोच हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर के इलाकों में सैलाबी पानी कम होना शुरू हो गया, जिससे मुख्तलिफ इलाकों के ज़मीनी रास्ते आस्ता आस्ता बहाल होना शुरू हो गए। ताम बोलान में सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह और पिंजरा पुल तबाह होने के बायस PDMA की जानिब से नसीराबाद डिवीज़न के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील बंद है, और कराची और सक्खर के रास्ते इन सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान का अमल जो है ताख़ीर का शिकार है, जिसके बायस मकामी ज़िला इंतज़ामिया को भी सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जलमक्सी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी रास्तों की बंदिश से सैकड़ों ख़ानदान हुकूमती इमदाद से महरूम है, तो दूसरी जानिब जाफराबाद में सिंध बलोचिस्तान के सरहदी इलाके सैफुल्ला कनान पर तहसील गंदाखा के सैकड़ों सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं, जबकि सोबतपुर में दर्जनों देहातों का ज़मीनी रास्ता बंद होने के बायस मुतासरीन को इलाज मुआवजा और दीगर ज़रूरी एशिया सामान खरीदने के लिए मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि नसीराबाद के छत्तर, बाबाकोट और कोट पलियानी में भी सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। जी जाफराबाद नसीराबाद से सूरत हाल बता रहे थे, कहीं पानी उतर गया है, कहीं अभी भी कई फुट पानी खड़ा है। और जब इन लोगों को देखते हैं ना, जो सड़क पे सारे बैठे हुए हैं, जो वहाँ के रहने वाले थे, ये पहले भी कोई महलों में नहीं रहते थे। दे हैड अ टफ लाइफ एनीवे, एंड टू थिंक कि जिनके पास पहले ही कम हो, वो उससे भी वो भी सब कुछ ज़ाया हो जाए, एंड देन दे आर लिटरली ऑन द रोड्स। ये एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग बात है। ये लिटरली पाकिस्तान को इस आफत से संभलने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारी फसलों को जो नुकसान हुआ है वो इसके अलावा है, बागात जितने तबाह हुए हैं वो भी है, फिर जो इन लोगों के पास फूड सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं इनके साथ जो पैदा हुए हैं, जो अजनास था, जो गंदम गल्ला जो भी था वो सब बह गया, मवेशी बह गए। मतलब इन लोगों को सिर्फ सर्वाइवल के लेवल तक लाने के लिए ही कितना वक्त लगेगा। एब्सोल्युटली। और अगर अभी मदद ना की गई तो वो लिटरली हम जो समझते हैं ना कि जो हम बड़े सिक्योर हैं और बैठे हुए हैं, इट विल कम टू एवरी वन ऑफ अस। ये किसी ना किसी तरीके से हम सारों के सामने चीज़ आएगी। दिल खोल कर मदद करें, बिकॉज ये बहुत बुरी हालत में है। ठट्ठा का हाल आपको दिखाते हैं, शाहिद सिद्दीकी रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध से मुत्तसिल सुरजानी बंद से रिपोर्ट कर रहा हूँ। दरियाए सिंध में आने वाले सैलाबी रेले ने सुजावल की 11 यूनियन काउंसिल और ठट्टा की 8 यूनियन काउंसिल में तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 1000 से ज़ायद जो देहात कच्चे के इलाके में ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि दोनों अजला के 3 लाख से ज़ायद अफराद जो है सख्त मुतासर हुए हैं। हम इस सुरजानी बंद पर मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को खैमे और राशन फराम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दर्जनों जो है जो मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं, उन्होंने अपने हाथों से छोटी जो है वो यहाँ पे झुग्गियाँ बनाई हुई हैं कि लकड़ियाँ गाड़ के उनमें चादरें डाली हुई हैं। यहाँ उन्होंने हमें बताया है कि जब बारिश होती है तो उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनके छोटे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया है, ना
ना इन्हें टेंट मिले हैं, ना इन्हें खेमा मिला है। कब मदद कौन मिले, ना कोई तंबू मिले, ना राशन मिलो, असांखे वीह ॾींहं थिया रहते असीं ते परेशान आहियूं। जे मथां बरसात अचे थी त असीं ॾाढा परेशान आहियूं। साईं असांखे का शइ कोन मिले, असीं बेवा थिया वेठा आहियूं। असांखे न को राशन थो मिले, न को तंबू थो मिले, ठलो काड़े में बेवा थिया वेठा आहियूं बस। बाबा असांखे कुझु कोन मिलियो, असीं केतिरा ॾींहं आया आहियूं, तंहिंमें असांखे का शइ, असीं पाणी पिया आहियूं। इन मुतासरीन का ये कहना है कि 20 दिन से ज़ायद अरसा यहाँ गुजर चुका है, यहाँ पर ये मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी ठट्ठा से ये रिपोर्ट कर रहे थे। और जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं ना, और मुतासरीन की अपनी आवाज़ हमें आती है कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको क्या सारी तकलीफ़ें हैं, दैट इज़ व्हाट वी से, कि जब हम लोगों को देखते हैं और उनकी अपनी आवाज़ से, उनकी अपनी शक्लों से नज़र आ रहा होता है कि वो बहुत मजबूर हैं। अगर ठट्ठा में भी ना टेंट पहुंच पा रहे हैं, ना राशन पहुंच पा रहा है, तो किधर पहुंच रहा है ठट्ठा, जो कि मतलब एक एक्सेसिबिलिटी तो हमेशा से रहती थी, वो मुश्किल हो गया। तो फिर आगे देहात जो है, पिंड जो है, उनके बारे में आप सोचें। खैर, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हसन चीमा हमारे साथ हैं। हसन चीमा से यही सारी बातें कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं कि हसन ये बताइएगा कि पाकिस्तान को इंग्लैंड सीरीज़ और फिर ऑफ कोर्स वर्ल्ड T20 के लिए टीम का ऐलान आज जो है वो मुतवक्के है। आपके ख्याल में टीम में क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है? पहले तो ये बता दें कि आप अपना ओपिनियन दें। जहाँ तक पहले सवाल की बात है, मेरे ख्याल से टीम का में जो तब्दीली है वो आई डोंट नो क्या करनी चाहिए। मे बी आप एक नया मिडल ऑर्डर बैट्समैन ला सकते हैं, लेकिन मसला वहीं पे आता है कि अभी जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो फ़खर जमान के ऊपर हैं, जो इस साल के PSL के बेस्ट बैट्समैन थे, खुशदिल शाह के ऊपर है, जो इस साल PSL के बेस्ट ऑलराउंडर थे, इफ्तिखार अहमद हैं, जो पिछले साल के नेशनल T20 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया हुआ या ये किसी और वजह से टीम में आए हुए हैं। तो अगर इनको रिप्लेस किया जाएगा तो उन्हीं प्लेयर से किया जाएगा जो कि इनके साथ सेम टूर्नामेंट खेलते इनके मयार की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो अब लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए या T20 क्रिकेट में उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर शायद आप चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आपके पास इतने ज़्यादा कोई ऑप्शंस हैं नहीं। या तो आप वापस शोएब मलिक पे जा सकते हैं, या फिर वापस शोएब मकसूद पे जा सकते हैं, शान मकसूद पे जा सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला बैटर्स की तब्दीलियों का नहीं है। पाकिस्तान का मसला जो है वो उनकी स्ट्रैटेजी का है। बॉलिंग में तो ऑब्वियसली आपको पता है कि शाहीन अफरीदी की वापसी होगी। सवाल ये होगा कि क्या मोहम्मद वसीम वापस आएंगे या इरशाद नवाज दहानी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने इतना ज़्यादा अपने आप शक में प्रूव किया है कि वो अपनी जगह पक्की। अच्छा हसन, ये फरमाइएगा कि इंग्लैंड सीरीज़ के लिए कराची लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। खैर लाहौर में ज़रा शामें ठंडी होना शुरू हो गई हैं। फिटनेस के मसाइल का UAE में भी हमने देखा, हम शिकार रहे हैं। क्या हमें, रिजवान आपको पता ही है, उनका MRI भी हुआ इस एशिया कप के दौरान, क्या हमें एक और कीपर की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिजर्व्स में एक कीपर होगा, 15 में शायद ना हो। शायद वो जो आपके 3 खिलाड़ी होते हैं रिजर्व्स में, उनमें होगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान इससे पहले भी मुश्किलात में भी खेलते रहे हैं और खेलते आ रहे हैं। तो शायद इंग्लैंड सीरीज़ में उनको रेस्ट करा के उनकी रिप्लेसमेंट ट्राई की जा सकती है। सरफराज अहमद की वापसी भी हो सकती है, या मोहम्मद हारिस को मज़ीद मौके मिल सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान 2 फर्स्ट चॉइस कीपर के साथ 15 में जाएगा। अच्छा फाइनली हसन ये भी बता दें कि पाकिस्तान टीम में कोई बड़ी तब्दीली चलें जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नहीं भी की जाती। ये तो लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली लानी पड़ेगी। मिकी आर्थर का ये कहना है कि फ़खर जमान से ओपन करवाया जाए, बाबर या रिजवान जो हैं वो थोड़ा नीचे खेलें, तो कुछ अरेंजमेंट जो है वो ज़रा चेंज करना चाहते हैं। तो आप इस थ्योरी से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, वो कहने में तो बात अच्छी लगती है, क्योंकि फ़खर जमान का जो पॉपुलर परसेप्शन है वो ये है कि वो अटैक करते हैं ऊपर से। लेकिन फ़खर जमान का भी जो पावर प्ले का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो उतना ही तकरीबन स्ट्राइक रेट है जितना मोहम्मद रिजवान का है, और थोड़ा सा ही ज़्यादा जितना बाबर आजम का है उससे। ऐसे नहीं है कि फ़खर जमान आके कोई 140-145 के स्ट्राइक रेट खेलते हैं। वो भी जब सेट हो गई ज़्यादा तेज़ खेलते हैं। बेशक अगर आप उनका वनडे का रिकॉर्ड भी देखें तो वैसा ही है कि वो उनकी जो बड़ी इनिंग्स है, बेशक चैंपियंस ट्रॉफी हो, बेशक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 190 हो, बेशक इंग्लैंड के खिलाफ 150 हो, सब में वो रन बॉल स्टार्ट करके फिर अटैक करते हैं। तो अगर आपको ये तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। उससे बेहतर मेरी नज़र में यही है कि जो एग्जिस्टिंग बैट्समैन है या एग्जिस्टिंग बैटिंग ऑर्डर है,
इसी को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए, इसी को ज़्यादा पुश दिया जाए कि ये जो है अपने शेल से बाहर निकलकर अपने आप को एक्सप्रेस करें। शुक्रिया आपका हसन चीमा। और ब्रेकिंग हमारे पास ये है, एज ताज़ा तरीन हमने आपको बताया था, आज 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। कराची लैंड करेंगे ऑलमोस्ट 11 बजे। 2 बजे जोस बटलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इनका प्रैक्टिस भी सेशन भी स्केड्यूल हो गया है। कल से गालिबन इंग्लिश टीम प्रैक्टिस शुरू करेगी, फिर हफ्ते से हम लोग शुरू करेंगे 20th ऑफ सितंबर को पहला T20 मैच होगा। 7 मैचेस होने हैं इन कराची और 3 होने हैं लाहौर। अच्छा, इन द मीन टाइम ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट आपको बता दें कि क्या हो रहा है। मुफाहमाना लहजा अपनाने के दूसरे ही रोज़ इमरान खान ने फिर जारहाना रवैया जो है वो अपना लिया है और कई नोटिस और अदालती हुक्म के बाद गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान दहशत गर्दी केस में JIT के सामने बिलाखिर पेश हो गए और खातून जज और IG इस्लामाबाद को धमकियां देने के मुकदमे में SSP ऑफिस में तफ्तीश हुई। JIT के सवालों के जवाब दिए। चेयरमैन PTI को सवालनामा जो था वो भी दे दिया गया और पेशी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि एक तरफ उन्हें सियासत से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ जो हो रहा है पार्टी को कुचला जा रहा है। ये उनकी फीलिंग है, ये उन्होंने कहा। साथ ही दिया भी दे दिया भाई, उनके मुताबिक इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जिस दिन कॉल थी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। मैं कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले खान साहब अपनी पॉलिसीज़ पर वजाहतें भी दे रहे थे, लेकिन अचानक अब दोबारा धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी बातचीत में संजीदा नज़र नहीं आ रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने तो इमरान खान को अवाम सड़कों पर निकालने की दावत भी दे दी है कि ज़रूर ले आएँ, जबकि वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसका हम मजम्मत करते हैं। हम पहले जिक्र भी कर रहे थे, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। महज सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मजहब के इस्तेमाल की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये पहले ही आपको पता है, पहले ही कमज़ोर मईशत और सैलाबी सूरत हाल का हम शिकार हैं। ऐसे में खान साहब ने सियासी महाज को ठंडा करने का सिग्नल दिया था, तो हुकूमत को चाहिए था कि मुस्बत जवाब देती, लेकिन इसके बजाय एक और कदम आगे बढ़ के आग को मज़ीद हवा दी जा रही है। बज़ाहिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लगता है सियासी कशीदगी को कम करने में कोई संजीदा नहीं है सीम्स लाइक, और ये है हमारी सूरत हाल। तो ये दिस इज अ गेम ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आल्सो। कोई तो तरीका निकालें जहाँ दोनों कोई बातचीत हो और आगे बढ़े। एक हमने तस्सीह करनी है, तस्सीह क्या करनी है, एक हमने सर्टनली दादू की हम बात कर रहे थे सैलाब की सूरत हाल, जहाँ पे हमने बताया था आपको कि पहले ही लोगों की ज़िंदगी मुश्किल थी, अब और ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। मेजॉरिटी की सर्टनली ऐसी थी, लेकिन अभी हामिद मीर साहब भी आपको पता है ना मुख्तलिफ इलाकों में कवरेज पे हैं। सो दादू से बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई गरीब गुरबत तो हर जगह है, यहाँ भी गुरबा की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एफ्लुएंट लोग थे, यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे जो अब खाना मांगने पे मजबूर हैं दूसरे लोगों से, जिनकी अपनी हवेलियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, और वो बड़े बड़े घर 10-10, 12-12 फुट पानी में डूबे हुए हैं, और जो पहले देने वाला हाथ था वो अब लेने वाला हाथ बना हुआ है। तो ये भी कहानी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें अपनी मदद पूरी जारी रखनी चाहिए, बिकॉज हालात किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। तो इसी बात से डर लें और ज़रूर दिल खोल के दें, चंदा दें। इफ़ यू वांट टू गो योरसेल्फ एंड हेल्प, अटैच योरसेल्फ विद एन ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ आप जाएं, लेकिन मदद सारों ने करनी है। ट्रू। कुछ सुपर ह्यूमन से हमने आपकी मुलाकात करानी है, जिनके दिन का आगाज़ रात को हो जाता है, मतलब 4 बजे फजर से भी पहले आजकल, और उसके बाद 6 बजे तक वो अपने अच्छे खासे काम निपटा। और वो काम क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो लिहाजा आपको बता दें कि मैराथन रेस जो है वो पाकिस्तानियों के लिए नई ज़रूर है, लेकिन इस सेहतमंद सरगर्मी में बड़ी तादाद जो है वो दिलचस्पी ले रही है। और ना सिर्फ मुल्की सतह पर मैराथन मुकाबले मैराथन्स हो रहे हैं, बल्कि कई पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेशनल मैराथन में भी अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। और पाकिस्तान के 3 ऐसे रनर्स हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे हम बात भी करना चाहेंगे बिकॉज दे आर गोइंग इंटरनेशनल। हमारे साथ है
फैसल शफी, साथ ही हैं कौकब समन और सरवर और अदनान गांधी who has been on our show before as well. Thank you so much all of you for coming here. अच्छा जी, ये जा रहे हैं फ्लड रिलीफ की अवेयरनेस भी ये करेंगे. One of them is going to Berlin and New York marathons और अदनान जाएंगे, अदनान और कौकब जाएंगे लंदन. सो अदनान से हम शुरू करते हैं क्योंकि आपको पता है मतलब पिछली दफ़ा भी आए थे और इनका अब बड़ा एक्सपीरियंस है इस फिटनेस इंडस्ट्री या फिर कह लीजिए कि पाकिस्तान में ये कल्चर मुतारिफ करवाने में ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स एज़ वेल. अदनान बताइए, बड़े अरसे से आप लोग कोशिश कर रहे हैं और लिटरली जैसे कहते हैं ना एक के बाद दूसरा ऐड होता रहता है और फिर कारवां आपका भी बनता गया और अब माशाल्लाह इतना इस्टेब्लिश हो गया है ये काम कि आप लोग तो इंटरनेशनल जा ही रहे हैं, बल्कि दिसंबर में कराची में भी फर्स्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मैराथन हो रही है. जी मैं आपको बताऊँ 2015-16 में हम लोग 3-4 लड़के होते थे, दुबई के लिए मैराथन के ट्रेनिंग कर रहे हैं, इजी फ्लाइट वहाँ किया, पूरी विंटर ट्रेनिंग की. फिर कोविड में क्या हुआ, कोविड में क्या कि हर कोई बंदा बाहर भाग रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, एकदम एक अवेयरनेस बढ़ गई. अभी माशाल्लाह ये इन दोनों के साथ हमारी ग्रुप आई थिंक 60 या 70 लोग होंगे, उनमें से 15-20 औरतें हैं. एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम अस 3 इस साल 17 लोग सिर्फ हमारी ग्रुप में जाएंगे. न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, शिकागो, बर्लिन, मैराथन्स ऑल ओवर द प्लेस. तो हमारे जो अभी काम कर रहा हूँ, जो अवेयरनेस हम लोग रेस कर रहे हैं सिटीजन फाउंडेशन के साथ, इनके पास माशाल्लाह 14,000 औरतें हैं जो काम करती हैं. दे हैव ओवर 1700 स्कूल्स. लेकिन द फ्लड रिलीफ एफर्ट्स आर समथिंग दैट्स लोकल टू ऑल ऑफ अस. तो उसके लिए हम लोग जो जा रहे हैं लंदन एक अवेयरनेस रेस करने के लिए कि ये भी एक चीज़ होती है, इससे भी हम लोग फंड रेजिंग कर सकते हैं. और इंशाल्लाह जो दिसंबर में मैराथन हो रही है और TCF की भी जो जनवरी में मैराथन हो रही है, उसमें है कि एज अ कंट्री वी कैन कम टुगेदर एंड रेज अवेयरनेस, रेज फंड्स, हेल्प द पीपल जिनके खाना नहीं मिल रहा, जिनके घर ख़राब हो गए हैं. अभी तो पाकिस्तान में ही लोगों को इदराक नहीं है कि कितनी बड़ी तबाही है और सर्टनली इंटरनेशनली हमें जितनी मदद चाहिए दुनिया को भी बताने की बहुत ज़रूरत है. अच्छा, कॉज भी बहुत ज़बरदस्त है और काम भी ऐसा है विच नाउ यू कैन करेक्ट अस इफ यू आर रॉन्ग. लेकिन अगर दूर से देखा जाए और जो सिर्फ TV पे मैराथन्स देखते हो उनको ऑलमोस्ट ग्लैमरस भी लगे, जो कि अब आपसे बात करके पता चल रहा है इट इज़ हार्ड वर्क. कौकब, तैयारी क्या होती है, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू एन इंटरनेशनल मैराथन, हमें तो दूर से नज़र आ रही है दुनिया फिरी जा रही है, भाग रहे हैं लोग, कॉज भी बड़ा ज़बरदस्त है. तो बैकग्राउंड बताएं, कितनी देर की तैयारी? जी, इतना आसान नहीं होता जितना लग रहा होता है. वैसे भी डिस्टेंस जैसे हमें भी आपको ब्रेक में भी बता रहे थे, इट्स 42.2 किलोमीटर. तो उसकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होती है. इस तरह से नहीं है कि सुबह उठे और बस सड़क पे दौड़ना शुरू कर दिया. हमें प्रॉपर प्लान फॉलो करना होता है. किसी दिन हम स्पीड सेशंस कर रहे होते हैं, किसी दिन हम अपने स्लो रन्स कर रहे होते हैं, किसी दिन हम टेम्पो रन्स कर रहे होते हैं. डिफरेंट काइंड्स होती हैं. किसी दिन हम लॉन्ग रन्स कर रहे होते हैं. उन सारे रन्स के साथ साथ हमें अपनी डाइट और नींद, इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल और साथ में वर्क लाइफ बैलेंस भी चल रहा होता है, काम भी चल रहा होता है. यस, बिल्कुल ऐसा ही है. सो आई माई सेल्फ वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल, इट्स अ फुल टाइम जॉब है मेरा. माशाल्लाह से बच्चा भी है, तो घर को भी देखना है, टाइम मैनेज भी करना है, अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है. कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा दौड़ते रहेंगे तो हम बहुत अच्छे रनर बन जाएंगे. बिल्कुल इस तरह से नहीं है. आपको प्रॉपर ट्रेनिंग फॉलो करनी पड़ती है जिसमें आपका रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी आपकी रन डेज होते हैं. तो फैसल, कितने बजे दिन का आगाज़ हो जाता है? मतलब हम आपसे पूछ रहे थे, हमें लगता था हम ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी उठते हैं, मतलब आप तो हमसे भी ज़्यादा. यूजुअली अलार्म जो है वो स्टार्ट होता है, अगर लॉन्ग रन होती है तो 3:30 सुबह हम उठ जाते हैं. 4-4:30 बजे तक हमें जगह पे होना होता है जहाँ हमें रन स्टार्ट करनी है. यूजुअली 4 AM. तो इसका मतलब है हम लोग 10-10:30 बजे रात को सो जाते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज मैं भी शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि बाय द टाइम मैं रात को घर पहुँचता हूँ काम से फ्री होके तो वो सो चुके होते हैं, और सुबह में जितनी जल्दी मैं जाता हूँ वो स्कूल जाने के लिए उस वक्त सो रहे होते हैं. तो होता है, इसमें सेक्रीफाइस है, बिकॉज आप सुबह ही आप ये सारी रन्स और ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो. और ख़ाली भागना स्ट्रक्चर में इज़ गुड, लेकिन आप अगर खाली उठ के उस टाइम पे रोड पे वॉक करने भी आप आ जाओ ना, तो वो भी एक इनफ, इट्स एन एक्टिविटी. एक घंटा 1.5 घंटा आपने जॉग और वॉक भी कर लिया तो इट्स अ गुड स्टार्ट टू योर डे. अगर आप ये कर लेते हैं तो उसमें कोई, मुझे 3 साल हुए अभी भागते हुए, मुझे कोई बहुत 10-12 साल नहीं हुए. अदनान इंस्पायर्ड मी टू रन.
उस्मान, मतलब ये लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे उस वक्त हम देख रहे होते थे इन लोगों को ट्रेनिंग करते हुए। फिर अब आज मतलब हम ना ही कोई 20-25 ईयर ओल्ड हैं, आई एम 40+, और मैं बड़ा उसे ऑनेस्टली बताता हूँ सबको कि मैं 40+ हूँ। तो मैं 2 मैराथन्स कर रहा हूँ, फिर एक कराची मैराथन अब हमारी अपनी मैराथन है, और फ्लड के लिए भी अवेयरनेस है, हेल्थ के लिए अवेयरनेस है, बर्लिन में जो स्पेशल बच्चे जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए भी अवेयरनेस है। हम बेसिकली इट्स अवेयरनेस ऑल थ्रू आउट फॉर एवरीथिंग जो पॉसिबल है आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी, एंड देन अगेन फॉर बिल्कुल ऑल एवेन्यूज से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कमिंग टू यू अदनान, ऑलरेडी आप इस साल भी कोई 1-2 मैराथन्स कर चुके हैं, अब आगे का भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और जब हम फ्लड रिलीफ की बात करते हैं और अवेयरनेस की बात करते हैं, हाउ डज इट वर्क आउट? ऑब्वियसली किसी और दुनिया में गए हुए हैं, वहाँ के अपने मसले हैं, हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। डू यू टॉक अबाउट इट ऑल्सो? आर यू होल्डिंग अ बैनर? हाउ डू यू spread that awareness? Absolutely. Look, it's very easy to say कि हमारी 10, 15, 20 corporations, big donors keep giving money, but हम लोगों ने करना क्या है? What we really want to do is to get the whole country involved in an activity. तो Special Olympics की जो हमारी होती है fundraising, same concept there. तो इस साल हमारा आइडिया ये था कि अगर 2000, 3000 बंदा भी आया मैराथन के लिए, अभी हमारी जो जनवरी और दिसंबर में मैराथन्स होंगी उसमें आपका 42 किलोमीटर का, एक 42 किलोमीटर का आपका पूरा फॉर्मेट होगा, फिर हाफ मैराथन का भी होगा, 10 किलोमीटर का भी होगा। सो यू हैव वेरियस एंट्रीज। फिर बंदा आए, अभी कोई बच्चा स्कूल में जाके के फंड रेजिंग करेगा, 1000, 10,000, 1 लाख, जो भी। नाउ यू हैव 2-3,000 पीपल एक्टिवली ट्राइंग टू रेज मनी एंड डूइंग इट कॉन्स्टेंटली। डजंट हैव टू बी कराची, लाहौर में भी हो सकती है, पेशावर, इस्लामाबाद, वी कैन स्प्रेड दिस। अभी आप सोचें कोविड के टाइम में लंदन और मैनचेस्टर के मैराथन्स नहीं हुए। इन दोज 2 years charities did not make 1.5 billion pounds, just charities। मैं रेवेन्यू की बात ही नहीं कर रहा। So fundraising through marathons, fundraising through running is something which happens all over the world and we want to bring it here। और बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट है पूरी दुनिया में, जिसको इंशाल्लाह आप पाकिस्तान भी लेके आएंगे, और लेट्स सी कि आपकी TCF की अगली एक मैराथन ऑलरेडी होने वाली है। अच्छा कौकब, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन जो आपको देख रही हैं कि हम तो अभी काम और घर को ही नहीं मैनेज कर पाते थे कि आप तो भागना भी शुरू कर दिया आपने साथ में। सो ये कैसे कर पाती हैं आप? फैमिली सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई आप में कोई ख़ास आप में एबिलिटी है, आप सुपर वुमन तो आई एम श्योर तमाम ही ख़वातीन हैं, लेकिन इवन देन सबसे पहले आपकी विल, और उसके बाद ना का आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकूंगी, मेरे टाइम मैनेज करना मुश्किल है, या मैं एज के उस हिस्से में हूँ कि नहीं हो सकता। सबसे पहले आपकी विल आनी चाहिए, उसके बाद आपका इकोसिस्टम खुद बन जाता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो मैं उसके लिए बाहर जाना होता है, दे लेट मी गो। देन फिर मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा इस काम में सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ ये कि वो सपोर्ट करते हैं, उससे घर का एक माहौल इस तरह से बन जाता है कि वो लोग भी साथ हमारे आते हैं। अब तो स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान हमारी जो एक बिगर अम्ब्रेला जिसके अंडर हम सब दौड़ रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस पूरे सिलसिले में क्रिएट की है। सो अब अगर आप देखें तो मेरा तो सिर्फ यही मैसेज है लड़कियों को, और कि आएँ एंड देन किसी भी ग्रुप का, जैसे भी फैसल भी मेंशन कर रहे थे कि आप सिर्फ वॉक करने से शुरू करें या साइकिल चलाना अगर आपका शौक़ है तो आप उस चीज़ से शुरू करें। एंड ट्रस्ट भी, आपका टाइम भी खुद ही, जब आपको मज़ा आने लगेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट कर सकेंगे, एक बेहतर ज़िंदगी एंजॉय कर सकेंगे। फैसल क्विकली, ये मिथ है कि ज़्यादा भागने से घुटने घिस जाते हैं, सड़क पे भागते चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ज़्यादा भागने से घुटने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंटी एजिंग, प्लीज़ ये फजूल बातें ना सुने और अपनी ज़िंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लाने की कोशिश करें। एंड अदनान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड इंस्पायरिंग अस। अब ये भी एक बात इन्होंने जो कही थी, जल्दी से आपको बता दें कि आपको बहुत स्पोर्टी बचपन से होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ गुड हैबिट, a healthy thing that you can pick up any time। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि जी हमने तो कभी किया नहीं तो आप कैसे करें। गुड लक अदनान, गुड लक कौकब, गुड लक फैसल, आपकी अगली जो मैराथन्स हैं, और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त पार्टिसिपेट जब करके आएंगे कराची में जो इंटरनेशनल मैराथन होगी उससे पहले दोबारा इन्हें बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज डेफिनेटली आप एक एग्जाम्पल बन के आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए भी सामने आई हैं। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, क्या देख रही हैं, ज़रा आप बताइएगा हमें। आँखों देखा हाल। अस्सलाम वालेकुम, हुमायूं अब्दुल्ला। बस आप लोगों की तरह
कमी आ रही है। आप मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी लाउड एंड क्लियर, आप हमें आ रही है आपकी आवाज। मैं इस वक्त साउथ पंजाब में हूँ, तहसील तौनसा में, और यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए आई हुई हूँ रिलीफ स्टफ की। और इससे पहले मैं बलूचिस्तान में थी, वहाँ तहसील तंबू में थी, डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में। और एक जो इलाका है, छोटा विलेज है जिसका नाम तंबू है, उसमें मैंने रिहैब और रेस्क्यू का स्टफ तो कर दिया है, लेकिन अब मैं कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट करवा रही हूँ विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह। अच्छा हदीका, इस वक्त जहां आप हैं तौनसा में, क्या पानी का लेवल जो है, क्योंकि अगर आप रिकंस्ट्रक्शन की बात तक पहुंच गई हैं विच इज़ ग्रेट न्यूज़, तो पानी सारा अब निकल गया है? पानी अपनी काफ़ी रिसीव कर गया है बिल्कुल। यहाँ पे जो है वो रिहैब का स्टफ भी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हालत में है, लेकिन जो घर हैं वो बिल्कुल टूट चुके हुए हैं और लोगों की हालत ज़रा उस लिहाज से परेशान कुन है। तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन का जो है ना एलिमेंट, वो मैं ज़रूर अर्ज करना चाहूँगी बाकी के NGOs को भी, गवर्नमेंट को भी, कि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन वर्क का टाइम आ गया है। बलूचिस्तान में इस टाइम रिहैब का टाइम है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर पानी रिसीड कर रहा है, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का वर्क भी स्टार्ट हो रहा है। और वहाँ पे तो मड हाउसेस है, लेकिन जिस एरिया को मैंने जो है वो काइंड ऑफ अडॉप्ट किया है, तो वहाँ पे मैं रिकंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली घरों को तामीर करने के लिए जो है ना पूरा प्लान मेरा तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी। और सारी फैसिलिटेशन जो है और जो जगह अलॉट हुई हुई है लोगों की, वो आर्मी ने करवा के दी हैं। और बस मुझे कौम की और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हदीका आपने यहाँ बता दी, क्योंकि हम शायद बेहाली में यही समझते हैं कि एक ही जैसा हाल है पूरे मुल्क का, लेकिन डेफिनेटली कुछ इलाके जो हैं वो पानी भी रिसीड हो गया, वो तो लिहाजा कहीं रीबिल्डिंग भी स्टार्ट हो सकती है, कि कहीं रिहेबिलिटेशन तक अभी बात हो रही है, अभी रिलीफ एफर्ट्स भी चल रही हैं। सो नॉट एवरी प्लेस इज द सेम। अच्छा हदीका, आपने रास्ते में और जगहों भी सर्टनली ऑब्जर्व किया होगा, आपने बहुत सारी जगहों पे गुजरी होंगी, देखा होगा। बलूचिस्तान की अगर बात करें, साउथ पंजाब तो चलें ज़रा जल्दी पानी उतर गया, वहाँ से बेहतर सूरत हाल है, लेकिन बलूचिस्तान का हाल देख लें, सिंध का हाल देख लें, वहाँ पे क्या देखा? मच्छरों का क्या, मच्छरों से लोगों का जीना मुहाल है, बीमारियाँ हैं, मैल न्यूट्रिशन है। वहाँ पे पानी जो है वो पीने का साफ पानी नहीं है, स्नेक बाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त मलेरिया जो है वो 90% लोगों को हो चुका हुआ है। इस टाइम 90% लोगों को मलेरिया हुआ हुआ है, और पेट की बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियां हैं। इस टाइम उनके पास कोई छत भी नहीं है, हमें टेंट भी चाहिए बहुत ज़्यादा। टेंट की जो है ना वो कांस्टेंट ज़रूरत है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे। और इवन मैं देख रही हूँ कि यहाँ साउथ पंजाब में भी टेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे चूँकि थोड़े बहुत पक्के घर होते हैं तो मट्टी के घर नहीं होते, तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी बचत हो गई है। लेकिन बलूचिस्तान में जो है वो टोटल मड हाउसेस हैं, तो वहाँ डिस्ट्रक्शन जो है ना वो उसका लेवल, उसका मैग्नीट्यूड इज वे हाई। और हदीका, आप 90% मेरी आंखों देखे हालात बलूचिस्तान जी 90% अफराद को मलेरिया आप बता रही हैं, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। हमने तो बड़े शहरों में भी ये देखा है कि बुखार कम करने वाली दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। हाउ आर यू मैनेजिंग? क्या आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ लिएज़ों करके दवाइयाँ लेके जा रही हैं, या फिर ये किस तरह, हाउ इज़ इट वर्किंग? कोई मेडिकल कैंप हैं इन इलाकों में? मेडिकल कैंप लगाया था हम लोगों ने, मेडिकल कैंप तंबू में लगाया था, और उसमें हाईमाउंट की हम लोग लेते थे, काफी मिकदार में दवाइयाँ थी, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मलेरिया का बहुत ज़्यादा इशू है और स्नेक बाइट्स का बहुत है। उस पर फिर मुझे सलमान सूफी साहब ने फैसिलिटेट किया, NDMA से कांटेक्ट करवाया। NDMA का फिर एक ट्रक जो है वो अब आया है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी दवाइयाँ, लेकिन मलेरिया की जो दवाई है वो फिर भी शॉर्ट हो रही है। तो इसलिए मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी उनको कि मलेरिया की दवाई जो है ना वो वहाँ पे दें, इसलिए कि वहाँ पेट का और मलेरिया का बहुत ज्यादा मसला है, और पीने का साफ पानी का बहुत इशू है। बहुत शुक्रिया, हम आपसे राब्ते में रहेंगे। आप हमें बड़ा अच्छा अपडेट भी कर रही हैं, एक रियलिटी भी दिखा रही हैं। स्टे सेफ, एंड ऑल्सो हम अपनी बाकी आर्टिस्ट कम्युनिटी को भी कहेंगे, जब आप लोग कुछ करते हैं ना, इट एक्चुअली हैज़ एन इम्पैक्ट। बड़ी दुनिया देख रही होती है और बहुत मदद हो सकती है, सो प्लीज गो आउट एंड डू। We're gonna see you tomorrow, inshallah.